गुड मॉर्निंग। इससे पिछले वाली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में। राजनीति विज्ञान का अर्थ आपने पढ़ा, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार भी हमने उसको समझने का प्रयास किया था। लेकिन अब वर्तमान इस समय से एक बात ध्यान रखिए, फिलहाल आपसे कोई पूछ ले राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, तो राज्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान राजनीति विज्ञान। जो भी चीज आप पढ़ेंगे बार बार आपके सामने नाम आएगा राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार। राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु राज्य और सरकार नहीं है। लेकिन राज्य होता क्या है, इसको एक बार हमें समझना। राज्य मैं दो नाम आपके सामने लिख रहा हूं, भारत और राजस्थान। आपके अनुसार कौन सा राज्य है? जाहिर है आप लोग राजस्थान के लिए बोलेंगे, राजस्थान राज्य। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें, परिभाषा के तौर पर, अर्थ के तौर पर, तो राज्य आपका ये है भारत, ये है राज्य। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब वगैरह जो भी आप देखते हैं, ये इस राज्य की इकाई है या प्रांत। राज्य वाकई में भारत है, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, ये राज्य। इस चीज को समझने के लिए भारत को ही क्यों कह रहे हैं, राजस्थान क्यों नहीं कह रहे राज्य, इस चीज को समझने के लिए आप यहां पर राज्य। देखिए अनेक राजनीतिक विचारकों ने राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। सर्वमान्य परिभाषा राज्य की डॉक्टर गार्डनर ने दी, आपको याद रखनी हो, समझनी हो, ध्यान से रखें। राज्य न्यून या अधिक लोगों का एक ऐसा समुदाय है जो स्थायी रूप से किसी भू प्रदेश पर निवास करता हो, जो आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्णतः स्वतंत्र हो, जिसकी अपनी एक सरकार हो, जिसके आदेशों का पालन जनता स्वभाव से करती है। इस परिभाषा को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो इसमें चार बातें हैं। दोबारा आप ध्यान से समझते हुए याद करने का प्रयास करें। पहली लाइन मैंने बोली थी कि राज्य न्यून या अधिक लोगों का एक ऐसा समुदाय है। तो न्यून या अधिक लोगों का मतलब हो गया जनसंख्या। जो स्थायी रूप से किसी भूभाग पर निवास करता हो। दूसरी बात आ गई भूभाग। जो आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्णतः स्वतंत्र हो, वो ही संप्रभुता, जिसकी अपनी एक सरकार हो, जिसके आदेशों का पालन जनता स्वभावतः करती हो, जो भी सरकार। इस परिभाषा में चार बातें आ गई: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इन चारों को ध्यान में रखकर वापस आप राज्य को समझने का प्रयास करें। राज्य किसे कहते हैं, राज्य है क्या? राज्य देखिए न्यून या अधिक लोगों का एक ऐसा समुदाय है जो स्थायी रूप से किसी भूभाग पर निवास करता हो, जो आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्णतः स्वतंत्र हो, जिसकी अपनी एक सरकार हो, जिसके आदेशों का पालन जनता स्वभाव करती है, उसे हम कहते हैं राज्य। अब वापस यहां पर आइए। राजस्थान के पास जनसंख्या है, बिल्कुल है। भूभाग बिल्कुल है। सरकार है, बिल्कुल, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। लेकिन संप्रभुता नहीं है राजस्थान के पास।
संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति, निर्णय लेने की। क्या राजस्थान सरकार पाकिस्तान पर आक्रमण करने का निर्णय कर सकती है? क्या राजस्थान सरकार सीधे ही अमेरिका से परमाणु समझौता कर सकती है? या राजस्थान सरकार बांग्लादेश सरकार से कोई संधि या समझौता कर सकती है? नहीं, ये निर्णय भारत सरकार कर सकती है, भारत कर सकता है। निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? बल्कि इसके पास है। इसलिए राज्य ये है। संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रभुता राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि राज्यों के पास, आदि प्रांतों के पास नहीं है। साधारण बोलचाल में उनमें से राज्य भले ही, जैसे आपसे कोई पूछ लेंगे आपके राज्य का नाम बताओ, तो जनरली मैं भी और आप भी हम बोलेंगे राजस्थान। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखें, परिभाषा के तौर पर, तो राज्य है भारत, क्योंकि संप्रभुता राजस्थान में नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा में नहीं, बल्कि भारत में नहीं, इसलिए राज्य के अनिवार्य। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं राज्य के अनिवार्य तत्व। जैसे कि आपने परिभाषा में चीजें पढ़ी थी, यही राज्य के अनिवार्य तत्व। किसी भी राज्य के लिए 4 अनिवार्य तत्वों का होना आवश्यक है। ये 4 अनिवार्य तत्व में जनसंख्या, भूभाग, सरकार और समूह। थोड़ा समझ लीजिए। जनसंख्या सबसे पहला पॉइंट है, जनसंख्या। राज्य के लिए सबसे पहला और अनिवार्य तत्व जनसंख्या है। जनसंख्या के अभाव में किसी भी निर्जन भूभाग को हम राज्य नहीं कर सकते। लोग ही नहीं है तो कैसा राज्य? तो जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना संभव नहीं है। जनसंख्या राज्य का पहला और अनिवार्य तत्व है। अब जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, यह निश्चिततापूर्वक नहीं कहा जा सकता। प्राचीन विचारकों ने राज्य की अलग अलग जनसंख्या बताई। कुछ विचारकों ने कहा है कि राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए, कुछ ने कहा है 5,040 होनी चाहिए। ये आंकड़ा पता नहीं कहां से लाए थे। लेकिन वर्तमान में जनसंख्या के ये नियम लागू नहीं होते, क्योंकि एक और तो आप देखिए चीन है, भारत है, जिनकी जनसंख्या 100 करोड़ से भी अधिक है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनकी जनसंख्या लाखों में है, हजारों में भी है। वेटिकन सिटी को राज्य का दर्जा प्राप्त है, वहां की जनसंख्या 1,000 है। कुछ राज्य हैं लाखों में जनसंख्या। वहीं भारत और चीन की देखिए 135 करोड़ से ऊपर जनसंख्या। तो जनसंख्या कितनी हो ये मायने नहीं रखता, कैसी हो ये जरूरी है। 2 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। जनसंख्या इस तरह की होगी, नागरिक में उच्च नैतिक चरित्र, प्रेम, दया, सहयोग, करुणा, मानवता आदि की भावनाएं। और दूसरी बात, जनसंख्या भूभाग के अनुपात में। ऐसा नहीं हो कि भूभाग आपका छोटा है, क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या काफी ज्यादा है। ऐसा भी नहीं हो कि भूभाग बहुत ज्यादा है और जनसंख्या बहुत कम है और संसाधनों का समुचित उपभोग भी नहीं करना। तो जनसंख्या भूभाग के अनुपात में होनी चाहिए और नैतिक गुणों से युक्त होनी चाहिए। उसमें प्रेम, दया, सहयोग, करुणा और देश प्रेम, देशभक्ति जैसे गुण मौजूद होने चाहिए। दूसरी चीज है, राज्य का जो अनिवार्य तत्व है वो है भूभाग। भूभाग से तात्पर्य राज्य के क्षेत्रफल से। जनसंख्या जहां पर निवास करती
जनसंख्या हवा में तो रहेगी, एक निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से रहेगी, वही क्षेत्र कहलाता है भूभाग। तो राज्य का दूसरा और महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व है भूभाग। भूभाग के बिना भी राज्य में निर्माण संभव नहीं। अब भूभाग को लेकर भी कोई नियम नहीं है कि कितना भूभाग किसी राज्य के पास होना चाहिए, लेकिन यहां पर भी दो बातें मिलती हैं। ठीक, पहली बात, भूभाग प्राकृतिक संसाधनों से युक्त होना चाहिए, यानी नदी, तालाब, झरने, समतल भूमि, वन, खनिज संपदा जैसी चीजें भूभाग पर होनी चाहिए। और दूसरी चीज, भूभाग जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। ऐसा नहीं जनसंख्या बहुत ही ज्यादा हो और भूभाग आपके पास कम हो। भूभाग जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। तीसरा अनिवार्य तत्व है सरकार। देखिए, राज्य का तीसरा और अनिवार्य तत्व है सरकार। सरकार ही राज्य की इच्छाओं को अभिव्यक्त और क्रियान्वित करती है। सरकार के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे पहले राष्ट्रत्रात्मक सरकारें हुआ करती थी, राजा महाराजा की सरकार, फिर पुलिंग तंत्र है, कुछ समय अधिनायक तंत्र भी रहा, हिटलर, मुसोलिनी, और वर्तमान में किम जोंग उत्तर कोरिया के शासक। और सबसे प्रचलित और मान्य स्वरूप सरकार का है लोकतंत्र। लोकतंत्र के भी अनेक रूप होते हैं। सरकार संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक। सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार का काम है राज्य की इच्छाओं को अभिव्यक्त करना और क्रियान्वित करना। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना संभव ही नहीं है। संप्रभुता से तात्पर्य है सर्वोच्च शक्ति। अंग्रेजी में सॉवरेनिटी बोलते हैं जैसे, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। दो आंतरिक और बाहरी शक्ति, दो रूप होते हैं इसके। आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। पुनः आप एक बात सुनिए, राज्य का चौथा और सबसे अनिवार्य और सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। संप्रभुता का तात्पर्य सर्वोच्च शक्ति से। ये सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य में। राज्य का अनिवार्य तत्व राज्य में निहित होती है। दो इसके रूप होते हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है राज्य, जैसे आपने प्रबंध राज्य। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है कि राज्य अपने क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों, नागरिकों, समुदायों से उच्च होता है। राज्य सभी नागरिकों और समुदायों, चाहे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, किसी भी तरह के समुदाय हो, कोई भी नागरिक हो, इन सबसे उच्च है राज्य। राज्य किसी भी संस्था को, नागरिकों को, समुदायों को आदेश दे सकता है और दंडात्मक शक्ति की वजह से अपने आदेशों का पालन करा सकता है। दंडात्मक शक्ति का मतलब है कानूनों से। राज्य के कानून होते हैं, उन कानूनों के डर से, भय से राज्य अपने क्षेत्र में स्थित सभी लोगों से, समुदायों से अपने आदेशों का पालन करता है। यह आंतरिक संप्रभुता है। और बाहरी संप्रभुता का तात्पर्य है कि राज्य किसी भी विदेशी सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होता है। कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे फ्रांस, इंग्लैंड,
कोई भी हो वो निर्णय लेने के लिए दबाव नहीं कर सकता। राज्य बाहरी क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। ये है बाहरी स्वतंत्रता। ये आपके राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हो गए। थैंक यू।